हेलो बच्चों। क्या सर, ये आपको सवाल दिखाकर पूछ रहा है? डरे तो नहीं? ओ चचा, समझाओ इन्हें, हम शरीफ क्या बने, सारी दुनिया बदमाश बन गई, बदमाश बन गई। दोस्तों, आज हमें गैसियस मिक्सचर के लिए करनी होगी कैलकुलेशन, यानी गैसियस मिक्सचर गिवन होगा और हमें इंडिविजुअल गैस के प्रेशर की बात करनी होगी, हमें कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर की बात करनी होगी। इसके लिए डाल्टन्स लॉ मेरे दोस्तों अप्लाई करना होगा। डाल्टन्स लॉ कैसे अप्लाई करना होगा, इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा आइडियल गैस इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को। क्या आप जानते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को? देखिए, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी क्या है, इसको सबसे पहले हम जानेंगे। द इक्वेशन विच गिव्स साइमल्टेनियस इफेक्ट ऑफ प्रेशर टेम्परेचर ऑन वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेम्ड एज आइडियल गैस इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ स्टेट। ध्यान से देखिए, कंबाइंड गैस लो, कंबाइंड गैस लो आप जानते हैं पीवी बाय टी इज कॉन्स्टेंट, पीवी बाय टी इज कॉन्स्टेंट इफ कॉन्स्टेंट इज के। ये क्या है? कंबाइंड गैस लो है। यहां देखिए, अगर इस कांस्टेंट टर्म की, अगर इस कांस्टेंट टर्म की पूरी डिटेल को हम जाने, तो पूरी डिटेल जानने के बाद हमें क्या मिलता है? कांस्टेंट के इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, कांस्टेंट के इज डायरेक्टली रिलेटेड टू नंबर ऑफ मोल्स। ऐसा हमें नंबर ऑफ मोल्स के वेरिएशन के बाद मिलता है। देखिए, कांस्टेंट टर्म के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, यानी नंबर ऑफ मोल्स वेरी होंगे तो के भी वेरी होगा, यानी ये के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के। ये वैलिड तभी था जब फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ गैस थी, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स वेरी होंगे तो के भी वेरी होगा। अगर यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी को ब्रेक किया जाए तो देखिए, के इज इक्वल टू एन आर, क्या मिलता है? के इज इक्वल टू एन आर। इसको यहां पर सब्सटीट्यूट करने के बाद, इसको यहां पर सब्सटीट्यूट करने के बाद देखिए क्या मिलता है? पीवी इज इक्वल टू, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी मिलता है। देखिए ध्यान से, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन हमें यहां से मिलती है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इज आइडियल गैस इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ स्टेट दैट डिस्क्राइब्स बिहेवियर ऑफ आइडियल गैसेस। देखिए, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इज आइडियल गैस इक्वेशन। यहां पी क्या है? देखिए, पी इज प्रेशर ऑफ गैस, पी इज प्रेशर ऑफ गैस, नोट कीजिए, पी इज प्रेशर ऑफ गैस एंड वी इज वॉल्यूम ऑफ गैस, वी इज वॉल्यूम ऑफ गैस और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। जी हां, गैस की वॉल्यूम का क्या मीनिंग है? आइडियल गैस के केस में गैस की वॉल्यूम का मीनिंग है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, फ्री वॉल्यूम, कंटेनर की वॉल्यूम। और देखिए, स्मॉल एन रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। टी इज टेम्परेचर, टी इज टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ गैस। और देखिए, कैपिटल आर जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमें मिलता है, ये गैस कांस्टेंट है। कैपिटल आर इज गैस कांस्टेंट। देखिए, कैपिटल आर की डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स के साथ डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज की बात करते हैं। कैपिटल आर 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल होता है। देखिए यहां पर इस 0.0821 को आप 1/12 भी पुट कर सकते हैं। कैलकुलेशन में फास्ट होने के लिए 1/12 की अप्रोक्सीमेटली इक्वल है लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। और देखिए, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, इसे भी यूज किया जा सकता है। ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 25/3 जूल पर केल्विन पर मोल के। इसके अलावा देखिए
1.987 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, इसे भी यूज किया जा सकता है। और अप्रोक्सीमेटली 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ये हमने आर की डिफरेंट यूनिट्स के साथ वैल्यूज को डिस्कस किया, और इस प्रकार से इन वैल्यूज को याद भी कर लीजिए। अलग अलग चैप्टर्स में, फिजिकल केमिस्ट्री के डिफरेंट चैप्टर्स में इन आर की वैल्यूज को हमें यूज करना होगा। अभी आइडियल गैस इक्वेशन को अप्लाई करना है तो इस चैप्टर में हमें देखिए मेनली इसी आर की वैल्यू को यूज करना होगा। 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, इसी को यूज करना होगा। बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहां से जो आर की वैल्यू मिलती है 0.0821, इस आर की वैल्यू को आइडियल गैस इक्वेशन में यूज किया जाएगा। तो वॉल्यूम को लीटर यूनिट के साथ डील किया जाएगा, प्रेशर को एटीएम यूनिट के साथ डील किया जाएगा, टेम्परेचर को केल्विन यूनिट के साथ डील किया जाएगा। यहां से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है। ये देखिए वॉल्यूम के लिए है, ये प्रेशर के लिए है, और ये टेम्परेचर के लिए है। टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए पर मोल, नंबर ऑफ मोल के लिए। जी हां, R इज इक्वल टू PV बाय NT। यहां देखिए प्रेशर एटीएम में, वॉल्यूम लीटर में, N नंबर ऑफ मोल, टेम्परेचर केल्विन में। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो क्वेश्चंस में बार बार हमें इस आर की वैल्यू को यूज करना होगा। यूनिट पर आपको खास गौर फरमाना है। यूनिट देखिए यही यूज करनी है, तभी जाकर आप करेक्ट आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो देखिए इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद हमें डेंसिटी ऑफ गैस की बात करनी है। गैस की डेंसिटी क्या होगी? अरे किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, ये हम जानते हैं। तो गैस की डेंसिटी भी क्या होगी? मास बाय वॉल्यूम होगी, मास बाय वॉल्यूम। जी हां, डेंसिटी हमें ग्राम पर लीटर में रिप्रेजेंट करनी है। ग्राम पर लीटर यूनिट के साथ हमें गैस की डेंसिटी को इंडिकेट करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू NRT। आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास है। हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का ये मायावी फॉर्मूला भी है, गिवन मास बाय मोलर मास। आइए इसको अप्लाई करते हैं। देखिए PV इज इक्वल टू NRT में नंबर ऑफ मोल्स को चलिए एक्सप्रेस किया जाए किस प्रकार से? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास कैपिटल M इंटू R इंटू T। ध्यान से देखिए, मोलर मास को अगर यहां शिफ्ट किया जाए और वॉल्यूम को यहां शिफ्ट किया जाए, यानी इनको इंटरचेंज किया जाए, तो यहां से क्या मिलता है? देखिए यहां से क्या मिलता है? यहां से PM इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम इंटू R इंटू T। देखिए मास बाय वॉल्यूम क्या? मास बाय वॉल्यूम क्या है? ध्यान से देखिए, मास बाय वॉल्यूम क्या? मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी है। तो देखिए यहां पर डेंसिटी को रो से इंडिकेट किया जाए, डेंसिटी को रो से इंडिकेट किया जाए तो मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी है। तो यहां से हमें क्या मिलता है? PM इज इक्वल टू रो RT, PM इज इक्वल टू रो RT। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। आसानी के साथ गैस की डेंसिटी कैलकुलेट करनी है डिफरेंट प्रेशर, डिफरेंट टेम्परेचर पर, आप आसानी के साथ कैलकुलेट कर पाएंगे। एक पर्टिकुलर प्रेशर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कैलकुलेशन की जा सकती है। जी हां, अगर टेम्परेचर या प्रेशर या दोनों वेरी होंगे तब भी डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए इस मायावी फॉर्मूला को हम यूज कर पाएंगे। उम्मीद है इसको आपने याद किया होगा। आई होप आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, वेपर डेंसिटी की बात करते हैं। काफी स्टूडेंट्स को होती कंफ्यूजन डेंसिटी ऑफ गैस एंड वेपर डेंसिटी के कॉन्सेप्ट में। काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। क्या आपको भी कंफ्यूजन है? कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए, क्या आपको भी कंफ्यूजन है या फिर आपको केवल एक फॉर्मूला याद है, मोलर मास बाय 2 इज वेपर डेंसिटी। क्या इसके अलावा भी आप जानते हैं वेपर डेंसिटी का बेसिक मीनिंग क्या है? कहां से वेपर डेंसिटी जो टर्म है ये डिराइव्ड है? देखिए
अगर आप जानते हैं तो वेरी गुड, नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए। ध्यान से देखिए, वेपर डेंसिटी Vd इज डेंसिटी ऑफ substance at certain temperature and pressure. Density of substance at certain temperature and pressure divided by density of hydrogen gas divided by density of H2 gas, hydrogen gas, density of hydrogen gas or H2 gas at same temperature and pressure. देखिए, density of H2 at same temperature and pressure. देखिए, density is equal to Pm by RT. ये हमारे पास है। ध्यान से देखिए, सब कुछ आपके लिए सिंपल हो जाएगा। डेंसिटी इज इक्वल टू Pm by RT। ये कहां से? देखिए, Pm इज इक्वल टू रो RT, इसको आप जानते होंगे। अभी हमने इसको डिराइव किया है, Pm इज इक्वल टू रो RT। ध्यान से देखिए, इसको हम डिराइव कर चुके हैं। Pm इज इक्वल टू रो RT है, तो यहां से रो इज इक्वल टू क्या होगा? Pm बाय RT, इसको आप जानते हैं। तो देखिए, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एट सर्टेन टेम्परेचर प्रेशर, इसको क्या पुट किया जाए? इसको पुट किया जाए डेंसिटी सब्सटेंस, तो क्या हो जाएगा? प्रेशर टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है, लेकिन मोलर मास सेम हो ये जरूरी नहीं है। जी हां, मोलर मास कुछ भी हो सकता है। मोलर मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय RT, गैस कांस्टेंट तो सेम ही होगा। टेम्परेचर हमने मान ही सेम लिया है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एट सर्टेन टेम्परेचर प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट सेम, ध्यान से देखिए, सेम टेम्परेचर प्रेशर। तो यहां पर हाइड्रोजन के लिए डेंसिटी का यही फॉर्मूला हमें करना होगा अप्लाई, प्रेशर सेम होगा। जी हां, मोलर मास हमें H2 का पुट करना होगा डिवाइडेड बाय R, गैस कांस्टेंट सेम होगा, टेम्परेचर हमने सेम कंसिडर किया ही है। देखिए, P से P कैंसिल होगा, R से R कैंसिल होगा, T से T को उड़ाएंगे। यहां से देखिए, वेपर डेंसिटी क्या मिलती है? वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, ये हमें वेपर डेंसिटी मिलती है। मोलर मास सब्सटेंस का कुछ भी हो सकता है। जी हां, मोलर मास सब्सटेंस का कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन का मोलर मास हम जानते हैं, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। आप जानते हैं हाइड्रोजन का मोलर मास 1 into 2 होता है। तो देखिए, 2 से डिवाइड किया तो यहां से हमें वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सब्सटेंस बाय 2 ये मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, मिक्सर के केस में भी ऐसे ही डिफाइन किया जाएगा। फॉर मिक्सचर ऑफ टू और मोर गैसेस कैसे डिफाइन किया जाएगा? देखिए, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय 2। इस प्रकार से देखिए, मिक्सचर के लिए मिक्सचर का मोलर मास डिफाइन करना होगा। मिक्सचर का मोलर मास कैसे डिफाइन किया जाता है? आपको याद है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया है मिक्सचर का मोलर मास कैसे डिफाइन किया जाता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में वापिस जाइए, क्लास नोट्स को ध्यान से देखिए, किस प्रकार से मिक्सचर का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, उस मोलर मास को यहां पुट किया जाएगा, डिवाइड बाय 2 इज वेपर डेंसिटी। क्वेश्चंस मैंने यहां पर आपको नहीं दिए हैं, हम जानते हैं वैल्यूज को पुट करना। अगर वैल्यूज को पुट करना हमें आता है तो हम अपने टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम को यूटिलाइज करेंगे ताकि अच्छे क्वेश्चंस कर पाएं, अच्छे कॉन्सेप्ट्स को जान पाएं। टाइम हमारे पास कम है
तो इसलिए समझदारी सी बात में है, आगे चलना चाहिए। आगे हमें बात करनी चाहिए। देखिए आज की मुलाकात का मेन मकसद क्या है? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। हमें अंडरस्टैंड करना होगा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। स्टेटमेंट तो आप जानते हैं, अब स्टेटमेंट को रीड किया जाएगा तो आप बोलेंगे हाँ हम वाकई में जानते हैं, लेकिन एप्लीकेशन पार्ट में हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन आपकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं आप सभी के बीच हूं, आपकी प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। देखिए कैसे, स्टेप बाय स्टेप आगे चलना होगा। सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं। फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसेस, जी हां, नॉन रिएक्टिंग गैसेस के लिए अप्लाई करना होगा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को। अगर रिएक्टिंग गैसेस हुई तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो जाएंगे, जब नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो जाएंगे तो प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कितना अमाउंट रिएक्ट हुआ, कितना नहीं रिएक्ट हुआ, ये सारी कैलकुलेशन करनी होगी। उसके बाद फिर हम पीवीएनआरटी अप्लाई कर पाएंगे और उसके बाद जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कर पाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को डायरेक्टली कब अप्लाई कर सकते हैं? जब नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं। फॉर ए मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, टोटल प्रेशर will be sum of partial pressure due to each component at constant temperature and constant volume। देखिए ध्यान से, हमारे पास एक कंटेनर है, हमारे पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर में देखिए इस प्रकार से 3 डिफरेंट गैसेस हैं, इस प्रकार से 3 डिफरेंट गैसेस हैं। कौन कौन सी गैसेस हैं आप बताइए, आपकी फेवरेट कौन सी है? देखिए कोई भी गैसेस हो सकती हैं, किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। किसकी कौन सी फेवरेट है इससे कोई मतलब नहीं है। CH4 NH3O2 मान लेंगे ये 3 डिफरेंट गैसेस हैं। यहां पर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाई करना है। देखिए दोस्तों, टोटल प्रेशर क्या होगा, पीटी क्या होगा? पीटी इज टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर क्या होगा? ध्यान से देखिए, टोटल प्रेशर इज PCH4 पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन प्लस PNH3 पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया प्लस PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। इस प्रकार से टोटल प्रेशर को इंडिकेट किया जा सकता है। ध्यान से देखिए, यही तो डाल्टन्स लॉ है। स्टेटमेंट को अगर आप पहचान चुके हैं, जान चुके हैं, तो चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। हमें एप्लीकेशन पार्ट की तरफ मूव करना है। एप्लीकेशन पार्ट को जानने के लिए हमें इंडिविजुअल गैस कंपोनेंट पर दोस्तों आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करनी है। अप्लाई कीजिए। देखिए O2 पर अप्लाई करते हैं। O2 पर अप्लाई किया जाए आइडियल गैस इक्वेशन को, PO2 इंटू प्रेशर ऑफ O2 पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इंटू V। वॉल्यूम तो सेम होगी, जी हां, पूरे कंटेनर की वॉल्यूम इन तीनों ही गैसेस के लिए सेम होगी, इज इक्वल टू NO2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इंटू R। R इज गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर भी सेम होगा। यहां से हमें देखिए क्या मिलता है, रिलेशन 1 मिलता है। आइडियल गैस इक्वेशन हमने अप्लाई की, ये फर्स्ट रिलेशन आपके सामने है। ऐसे ही आइडियल गैस इक्वेशन जल्दी से मीथेन पर अप्लाई कीजिए। PCH4 इंटू V इज इक्वल टू NCH4 इंटू R इंटू T, रिलेशन 2। ऐसे ही NH3 यानी अमोनिया पर अप्लाई कीजिए। P अमोनिया इंटू V इज इक्वल टू N अमोनिया इंटू R इंटू T। इसके बाद देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 से हमें क्या मिल पाएगा? ऑन एडिंग 1 2 एंड 3 वी गेट, देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 से क्या मिल पाएगा? ऑन एडिंग 1 2 एंड 3 वी गेट, देखिए क्या मिलता है? PO2 प्लस PCH4, जी हाँ, PO2 प्लस PCH4 लेफ्ट साइड देखिए, प्लस P अमोनिया, जी हाँ, P अमोनिया इंटू V, जी हाँ, इनको ऐड करेंगे V कॉमन मिल जाएगा, जी हाँ, वॉल्यूम कॉमन सेम है, जी हाँ, इनको ऐड करते हैं, वॉल्यूम कॉमन होगी। आगे देखिए, इस तरफ देखिए, RT कॉमन होगा, इन तीनों को ऐड किया जाएगा। NO2 प्लस NCH4 प्लस N अमोनिया
इंटू आर टी, आर टी कॉमन होगा, यहां से हमें क्या मिलता है, यहां से हमें रिलेशन 4 मिलता है। इसके बाद ध्यान से देखिए, अगर 1 2 3 को 4 से डिवाइड किया जाए, किसी को भी 4 से डिवाइड किया जाए तो क्या मिलता है, ध्यान से देखिए, अगर डिवाइड करते हैं 1 को 4 से, ध्यान से देखिए 1 क्या है, PO2 इंटू वी इज इक्वल टू NO2 RT। देखिए PO2 इंटू वी इज इक्वल टू NO2 इंटू R इंटू T। इसको डिवाइड किया 4 से, ध्यान से देखिए 1 डिवाइडेड बाय 4 क्या मिलता है, 1 डिवाइडेड बाय 4, 4 क्या है, ये तो N टोटल है, जी हां, दिस इज N टोटल NT, दिस इज P टोटल, पार्शियल प्रेशर का सम टोटल प्रेशर होगा, दिस इज P टोटल। ध्यान से देखिए, इस प्रकार से इस 1 को 4 से डिवाइड किया, क्या मिलता है, 1 डिवाइडेड बाय 4 से PO2 इंटू वी इज इक्वल टू NO2 इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय P टोटल इंटू V डिवाइडेड बाय, यहां देखिए NO2 इंटू R इंटू T को N टोटल इंटू R इंटू T से डिवाइड किया, यहां से क्या मिलता है, V से V कैंसिल, RT से RT कैंसिल, PO2 बाय P टोटल इज इक्वल टू NO2 बाय N टोटल। ध्यान से देखिए, ऐसे ही 2 डिवाइड बाय 4 से क्या मिलता है, 2 क्या है, PCH4 इंटू V, PCH4 इंटू V इज इक्वल टू NCH4 इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 4, P टोटल इंटू V इज इक्वल टू N टोटल, P टोटल इंटू V इज इक्वल टू N टोटल इंटू R इंटू T, RT से RT कैंसिल होगा, V से V कैंसिल होगा, यहां से क्या मिलता है, PCH4 बाय P टोटल इज इक्वल टू NCH4 बाय N टोटल। इसके बाद देखिए 3 डिवाइड बाय 4 से क्या मिलता है, P अमोनिया इंटू V इज इक्वल टू N अमोनिया इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय P टोटल इंटू V इज इक्वल टू N टोटल इंटू R इंटू T। ध्यान से देखिए, यहां से क्या मिलता है, P अमोनिया इंटू V इज इक्वल टू N अमोनिया इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय, देखिए P टोटल इंटू V और यहां क्या होगा, N टोटल इंटू R इंटू T, RT से RT कैंसिल, V से V कैंसिल, P अमोनिया बाय P टोटल इज इक्वल टू N अमोनिया बाय N टोटल। ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, पूरी बात आपको समझ आएगी, पूरा मुद्दा आपको अंडरस्टैंड होगा, और इसको हम 12th क्लास में एक बेहतरीन चैप्टर में, सॉल्यूशन चैप्टर में यूज करने वाले हैं। ध्यान से देखिए क्या यूज करेंगे, देखिए PO2 बाय P टोटल, पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर इज इक्वल टू NO2 बाय N टोटल। इसका क्या मीनिंग है, नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल मोल्स। याद आया आपको, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में आपको बताया गया, NO2 बाय N टोटल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है मोल फ्रैक्शन। जी हां, नंबर ऑफ मोल्स को टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड किया जाए तो ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 है। यहां देखिए, पार्शियल प्रेशर O2 का पुट किया, टोटल प्रेशर मिक्सर का होगा, पार्शियल प्रेशर बाय टोटल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। यहां देखिए, ये पार्शियल प्रेशर O2 का पुट किया है, मोल फ्रैक्शन O2 का मिलेगा। यहां देखिए, पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन है। जी हां, CH4 मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन है। पार्शियल प्रेशर किसका पुट करना है, मीथेन का पुट करना है, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर से डिवाइड करना है, तो यहां से क्या मिलेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन मिलेगा। यहां देखिए, पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर इज इक्वल टू
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया बाय टोटल मोल्स। ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया, काई अमोनिया। देखिए इस प्रकार से इंडिकेट किया जा सकता है। ये पार्शियल प्रेशर किसका पुट करना होगा? यहां अमोनिया का पुट करना होगा। देखिए अब वक्त आ गया है इसको जनरलाइज करने का। इन तीनों ही एक्सप्रेशन से आपको क्या फील हुआ? देखिए इन तीनों ही एक्सप्रेशन से आपको जरूर यह फील हुआ होगा पार्शियल प्रेशर को टोटल प्रेशर से डिवाइड करते हैं। तो जिस कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर लिया आपने उसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। जी हां, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ में पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, ये मिलता है, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। इसको याद रखना है, 12th क्लास में भी यूज किया जाएगा, भूलना नहीं है तब तक। रसायन लीला का एपिसोड आपकी 12th क्लास में भी काम आएगा, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। देखिए याद करिए इसको, ध्यान से देखिए। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, पार्शियल प्रेशर, ध्यान से देखिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, सेम कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इनटू टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर। जी हां, मिक्सचर का टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर। इसको हम काफी बार फिजिकल केमिस्ट्री में यूज करने वाले हैं, आज ही याद कर लें, काफी अच्छा होगा। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को हमें 11th एंड 12th में डिफरेंट चैप्टर्स में अप्लाई करना होगा। आप परफेक्ट हो जाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री में, आप बेहतरीन हो जाएंगे अगर इसको याद करते हैं। आई होप आपने याद किया होगा, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट। अगर आप इसको याद कर चुके हैं, इसको याद कीजिए या इसको याद कीजिए, एक ही बात है। जी हां, इसी को ही अलग अंदाज में लिखा है, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हुए इसको यहां पर रिप्रेजेंट किया है। उम्मीद है आपने इसको याद किया होगा। तो चलिए इसके बाद एक्वस टेंशन को हमें जानना है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्वस टेंशन में काफी स्टूडेंट्स को होती है प्रॉब्लम, गैस लॉ अप्लाई करते हैं, आंसर गलत मिलता है। जी एडवांस्ड में भी एक्वस टेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं। जी हाँ, जे मेंस एंड नीट में तो आ ही चुके हैं, जे एडवांस्ड में भी एक्वस टेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। देखिए aqueous tension is defined as partial pressure of water vapor present in moist gas। गैस में जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वाटर का, इसे बोला जाएगा aqueous tension। क्या बोला जाएगा? aqueous tension। गैस लॉज आर नॉट एप्लीकेबल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। गैस लॉज आर नॉट एप्लीकेबल ऑन वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स पर गैस लॉज एप्लीकेबल नहीं होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्वस टेंशन increases with rise in temperature and decreases with fall in temperature। ध्यान से देखिए, इसको हम 12th क्लास में भी अंडरस्टैंड करने वाले हैं,
लेकिन 11th में ही अंडरस्टैंड कर लिया जाए तो काफी अच्छा होगा। देखिए इस प्रकार से एक कंटेनर हमारे पास है और इसमें मौजूद है गैस। कौन है इसमें? ध्यान से देखिए, गैस है और वाटर वेपर्स भी हैं, वाटर वेपर्स भी हैं। ये देखिए वाटर वेपर्स भी हैं। इस प्रकार से अगर आप वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं, तो आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि प्रेशर वाटर वेपर्स का इंक्रीज होगा। जी नहीं, वाटर वेपर्स का प्रेशर यानी एक्वस टेंशन एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर आपको सेम ही मिलेगी। अगर आप वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं, गैस लॉ अप्लाई नहीं करना है, कहीं आप बॉयल्स लॉ अप्लाई करें, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, वॉल्यूम डिक्रीज होगी, प्रेशर इंक्रीज होगा। दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस, वाटर वेपर्स पर बॉयल्स लॉ को अप्लाई नहीं करना है। होगा क्या? जब वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं तो होगा क्या? देखिए अगर वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं तो इस प्रकार से, ध्यान से देखिए, वाटर वेपर्स देखिए लिक्विड फॉर्म में चले जाएंगे। जी हाँ, वाटर वेपर्स एंड लिक्विड का इक्विलिब्रियम होगा। अगर आप वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं तो होगा क्या? वाटर वेपर्स वेपर फॉर्म से कहां चले जाएंगे? लिक्विड फॉर्म में। प्रेशर आपको उतना ही मिलेगा। जी हां, कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक्वस टेंशन यानी प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स आपको सेम ही मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, उम्मीद आपने इसको नोट किया होगा, याद किया होगा। प्रेशर आपको pH2 सेम मिलेगा। अगर आप इसको नोट कर चुके हैं तो 12th क्लास में इसकी पूरी माया को जानेंगे। चलिए आगे देखिए, इसके बाद देखिए टोटल प्रेशर क्या होगा। देखिए P टोटल इज सम ऑफ प्रेशर ऑफ गैस एंड एक्वस टेंशन प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स, ये होगा। उम्मीद है इसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा। इस प्रकार से डाल्टन्स लॉ यहां भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हमें जानना होगा RH के कॉन्सेप्ट को, यानी हमें जानना होगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी के कॉन्सेप्ट को। RH को कैसे डिफाइन किया जाए? एक्वस टेंशन को आप जान चुके हैं, अब वक्त हो गया है RH को डिफाइन करने का। RH रेशियो है मास ऑफ वाटर वेपर्स in certain volume of air, to maximum mass of water vapors। दोस्तों मैक्सिमम मास कब होगा? तब होगा जब एयर सैचुरेट हो जाए। जी हां, वाटर वेपर से सैचुरेट हो जाए। मैक्सिमम मास ऑफ वाटर वेपर्स इन सेम वॉल्यूम ऑफ एयर। इस प्रकार से हम RH को डिफाइन कर पाएंगे। देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी को डिफाइन करने का एक और तरीका भी होता है। किस प्रकार से रिलेटिव ह्यूमिडिटी को डिफाइन किया जा सकता है? देखिए RH इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन एयर डिवाइडेड बाय सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन एयर। ध्यान से देखिए, मास ऑफ वाटर वेपर्स इन सर्टेन वॉल्यूम ऑफ एयर मान लेंगे x है। दिस इज प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन एयर pH2। अब देखिए मैक्सिमम मास ऑफ वाटर वेपर्स इन सेम वॉल्यूम ऑफ एयर, दैट इज y, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P0 H2 सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। जी हां,
मैक्सिमम मास कब होगा? जब एयर सैचुरेट हो जाएगी वाटर वेपर से, यानी उस टाइम वाटर वेपर्स का प्रेशर क्या होगा? P0H2 होगा। तो यहां पर PH2 डिवाइडेड बाय P0H2 से इंडिकेट किया जा सकता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी RH को। अगर क्वेश्चन में दोस्तों रिलेटिव ह्यूमिडिटी गिवन हो और P0H2 आप जानते हो, तो देखिए एक्वस टेंशन को एक बेहतरीन अंदाज में इंडिकेट किया जा सकता है। RH को P0H2 से मल्टीप्लाई करते हुए हम आसानी के साथ PH2 यानी एक्वस टेंशन कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर आप इसको नोट कर चुके हैं, डाल्टन्स लॉ की पूरी माया को आप जान चुके हैं, तो वक्त आ गया है क्वेश्चंस को सोल्व करने का। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। गैसियस मिक्सचर कंटेन्स 56 ग्राम ऑफ N2, 44 ग्राम ऑफ CO2, 16 gram of methane. The total pressure of mixture is 720 mm of Hg. The partial pressure of methane is. देखिए दोस्तों, नीट 2020 में डाल्टन्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। देखिए यहां पर इस क्वेश्चन को सोल्व करते हुए मुझे याद आया नीट 2020 का क्वेश्चन। आप भी पेपर को एनालाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन नीट 2020 में डाल्टन्स लॉ से रिलेटेड आ चुका है। कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा कौन सा क्वेश्चन नीट 2020 में आ चुका है। अब देखिए, हमें मेन मुद्दे से नहीं भटकना है, हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ध्यान से देखिए, 56 ग्राम ऑफ N2, ये हमारे पास है, प्लस 44 ग्राम ऑफ CO2 प्लस 16 ग्राम ऑफ मीथेन CH4 ग्राम ऑफ CH4 मीथेन। ऐसे केस में नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का एक मायावी फॉर्मूला आप जानते हैं, मास बाय मोलर मास। देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 मास बाय मोलर मास 56 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 2, ये होगा इसका मोलर मास। यहां से नंबर ऑफ मोल आपको मिलेंगे 2। यहां से देखिए, नंबर ऑफ मोल CO2 के कैसे कैलकुलेट किए जा सकते हैं? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास इज 44 डिवाइडेड बाय मोलर मास। देखिए 12 प्लस 16 इंटू 2 कितना होगा मोलर मास? ध्यान से देखिए, 12 प्लस 32 यानी ये होगा 44। नंबर ऑफ मोल 1 होगा। यहां देखिए, नंबर ऑफ मोल CH4 के कितने होंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन होंगे, मास ऑफ मीथेन डिवाइडेड बाय मोलर मास। 12 प्लस 1 इंटू 4 दैट इज 16। 16 डिवाइडेड बाय 16 नंबर ऑफ मोल 1 होगा। अब देखिए, हमें यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन कैलकुलेट करना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर इज मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर इज मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन। ध्यान से देखिए, पार्शियल प्रेशर मीथेन का हमें करना है कैलकुलेट, और टोटल प्रेशर हम जानते हैं क्वेश्चन में गिवन है 720 टोटल प्रेशर है। मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन बाय टोटल मोल्स। देखिए, मीथेन का मोल कितना है? 1 है, डिवाइडेड बाय टोटल मोल 2 प्लस 1 प्लस 1 विच इज 4। 2 प्लस 1 प्लस 1 ये 4 है। यहां से देखिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन क्या मिलता है? PCH4 यहां से मिलता है 1/4 इंटू 720 विच इज इक्वल टू 180 mm ऑफ Hg। इस प्रकार से टोटल प्रेशर गिवन हो, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हुए, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हुए आसानी के साथ पार्शियल प्रेशर की बात कर सकते हैं। यही तो है एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ। उम्मीद आपने इस फॉर्मूला को अप्लाई किया होगा, अंडरस्टैंड किया होगा। इसके बाद देखिए, इक्वल वेट ऑफ इथेन एंड हाइड्रोजन गैस आर मिक्स टुगेदर इन एम्प्टी कंटेनर at 25 degree Celsius. The fraction of total pressure exerted by hydrogen gas. देखिए, PH2 by P total क्या होगा? यहां पर हमें क्या करना होगा?
PH2 बाय P टोटल, ये हमें कैलकुलेट करना होगा। अगर आपको याद हो डाल्टन्स लॉ के एप्लीकेशन पार्ट से, हमें यहां पर क्या करना होगा, PH2 बाय P टोटल इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2, ये हमें करना होगा कैलकुलेट। जी हां, डाल्टन्स लॉ के एप्लीकेशन पार्ट से हमें मिलता है पार्शियल प्रेशर बाय टोटल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। ध्यान से देखिए, हमारे पास इथेन एंड हाइड्रोजन का मास सेम है। देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन। इथेन इज C2H6। ध्यान से देखिए, मास सेम है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास ऑफ H2 इज 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास 2 प्लस इक्वल मास है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ इथेन। ध्यान से देखिए, C2H6 का मोलर मास क्या होगा, 12 इंटू 2, कार्बन का एटॉमिक मास 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 इंटू 6। यहां से देखिए कितना मिलता है, मोलिकुलर मास कितना मिलता है, यहां से में 30 मिलता है, मोलर मास 30 होगा, 30 से डिवाइड किया, m कैंसिल हुआ। यहां से देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 कितना मिलता है, 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1/30। ध्यान से देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इज 1/2 डिवाइडेड बाय 30 होगा एलसीएम। यहां से देखिए 15 प्लस 1 इज इक्वल टू, देखिए 1/2 डिवाइडेड बाय 16/30 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 30/16 विच इज इक्वल टू 15/16। ध्यान से देखिए, PH2 बाय P टोटल इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2। यही हमें कैलकुलेट करना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 15/16 है, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं 15/16। इसको मैंने यहां पुट किया, यहां पुट करने के बाद देखिए हमें PH2 बाय P टोटल मिलता है, यानी हमें मिलता है फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय H2 गैस 15/16, यानी डी ऑप्शन हुआ इसका राइट आंसर। उम्मीद है आपने भी करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई किया होगा। चलिए इसके बाद डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिए, एक और क्वेश्चन आपके सामने। ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन and oxygen O2 at 1 bar pressure contains 20% weight of H2। देखिए परसेंटेज बाय मास of H2, percentage by mass of H2 is 20, then percentage by mass of O2 क्या होगा, टोटल मास परसेंटेज 100 है, परसेंटेज बाय मास ऑफ H2 20 है, तो परसेंटेज बाय मास ऑफ O2 80 है। जी हाँ, 100 में से इसको माइनस किया, हमें परसेंटेज बाय मास ऑफ O2 मिलती है 80। यहां से देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन विल बी, अगर 1 बार टोटल प्रेशर है तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा, देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ H2। इसको यूज करते हुए, डाल्टन्स लॉ को यूज करते हुए फाइनल आंसर तक आसानी के साथ हम पहुंच पाएंगे। देखिए टोटल प्रेशर गिवन है 1 बार, ये मैंने पुट किया 1 बार, जल्दी से पुट कीजिए 1 बार। अगर आपने भी 1 बार टोटल प्रेशर पुट किया है, इसके बाद देखिए प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर दैट इज 1 बार इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन। जी हाँ, हाइड्रोजन के मोल फ्रैक्शन को हमें पुट करना होगा 20% बाय वेट आपको गिवन है। जी हाँ, इस मास परसेंटेज को मास मान सकते हैं 20 बाय मोलर मास। जी हाँ, 20 ग्राम बाय मोलर मास H2 का क्या होगा, 2 होगा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स 20/2 प्लस
80 बाय, ध्यान से देखिए 80 बाय 80% कौन होगा, 80% O2। 80 ग्राम हमने O2 का मास अज्यूम किया है, अगर 20 ग्राम H2 का मास होगा तो 80 ग्राम O2 का मास होगा। इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, 80 बाय 32। जी हाँ, O2 का मोलर मास 32 होता है। इसको डिवाइड किया 32 से, यहां से देखिए क्या मिल पाएगा आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। देखिए ध्यान से, इस प्रकार से पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 मिल पाएगा 1 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस, यहां से क्या मिलेगा आपको, ध्यान से देखिए, यहां से मिलेगा 8 4 जा 32, यानी यहां से आपको मिलेगा 2.5। 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 2.5 which is equal to 10 डिवाइडेड बाय 12.5। ध्यान से देखिए 10 डिवाइडेड बाय 12.5, दैट मीन्स 100 डिवाइडेड बाय 125। ध्यान से देखिए 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, देखिए 5 8 जा 40, यानी 0.8। वेरी इंपॉर्टेंट केस, प्रेशर ऑफ H2 हम आसानी के साथ मास परसेंटेज यूज करते हुए कैलकुलेट कर पाएंगे। देखिए मास परसेंटेज को हमने मास मान लिया है और नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेशन में मास परसेंटेज को यूज किया, मास परसेंटेज डिवाइडेड बाय मोलर मास। जी हाँ, मास परसेंटेज डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास परसेंटेज डिवाइडेड बाय मोलर मास प्लस मास परसेंटेज ऑफ O2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ O2। इस प्रकार से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 को हमने टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। इस प्रकार से पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन को हम कैलकुलेट करने में कामयाब हो पाए। आज के लिए देखिए लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द प्रेशर ऑफ मोस्ट गैस एट गिवन टेम्परेचर is 10 mm of Hg at volume V. Aqueous tension at this temperature is 3 mm, यानी pressure of H2O is 3 mm of Hg और टोटल प्रेशर आपके पास है 10। तो यहां से देखिए प्रेशर ऑफ H2O प्लस प्रेशर ऑफ गैस इज 10 mm of Hg। यहां से देखिए प्रेशर ऑफ गैस क्या मिलता है, हमें मिलता है यहां इसको 3 पुट करने के बाद 7 mm of Hg। ध्यान से देखिए, इसके बाद क्या करना होगा, फाइंड द फाइनल प्रेशर एट सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर सेम है यानी एक्वस टेंशन चेंज नहीं होगी। मैं आपको बता चुका हूं एक्वस टेंशन पर गैस लॉज अप्लाई नहीं करना है, एक्वस टेंशन चेंज नहीं होगी अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है। इफ वॉल्यूम इज रिड्यूस टू 1/3 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम, देखिए यहां पर टेम्परेचर सेम है तो गैस पर अप्लाई करना होगा बॉयल्स लॉ। P1 V1 is equal to P2 V2, V2 is V1 by 3। देखिए V1 से V1 कैंसिल, इनिशियल प्रेशर गैस का 7 है, फाइनल प्रेशर कितना होगा, P2 कितना होगा, ध्यान से देखिए P2 is 21 mm of Hg। वॉल्यूम डिक्रीज की है, प्रेशर इंक्रीज हुआ है। बॉयल्स लॉ अप्लाई करने पर हम ये चेक कर पाएंगे कितना प्रेशर इंक्रीज हुआ है, कहां तक प्रेशर इंक्रीज हुआ है। देखिए 7 mm था इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर कितना होगा, हमने P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 अप्लाई किया। इनिशियल प्रेशर 7 है, इनिशियल वॉल्यूम V1 है, फाइनल वॉल्यूम V1 बाय 3 है। तो देखिए फाइनल प्रेशर P2 कितना होगा, 21 होगा। ये फाइनल प्रेशर गैस का होगा, लेकिन वाटर वेपर्स भी हैं, टेम्परेचर वेरी नहीं किया, वाटर वेपर्स का प्रेशर यानी एक्वस टेंशन वेरी नहीं होगी। ये 3 mm वाटर वेपर्स का प्रेशर आपको मिलेगा, यानी फाइनली टोटल प्रेशर ऑफ H2 जो कि चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर आपने वेरी नहीं किया,
आपने वॉल्यूम वेरी की, वॉल्यूम वेरी करने पर एक्वस टेंशन वेरी नहीं होगी, यानी वाटर वेपर्स का प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, प्लस पी डैश गैस, गैस का प्रेशर वेरी होगा। आपने वॉल्यूम वेरी की है, गैस का प्रेशर वेरी होगा, वाटर वेपर्स का प्रेशर अब भी हमें कितना पुट करना होगा, 3 mm। देखिए यहां पुट करना होगा 3, यहां मैंने पुट किया 3 mm प्लस पी डैश गैस, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। पी डैश गैस 21 है, जी हां। वॉल्यूम को 1/3 किया तो प्रेशर हुआ 3 टाइम्स, 7 से 21, तो देखिए 3 + 21 आंसर होगा 24 mm ऑफ Hg। जी हाँ, टोटल प्रेशर आपको इतना मिल पाएगा। देखिए ये आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, चैलेंजर आपके लिए। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसके फाइनल आंसर तक पहुंच पाएंगे। जो आइडियल जेईई एस्पिरेंट है उसको इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए। देखिए अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से माइंड की होगी एक्सरसाइज, आप हो जाएंगे बेहतरीन, आप हो जाएंगे बिल्कुल परफेक्ट। तो दोस्तों आज इस सेशन में इतना ही। डाल्टन्स लॉ की पूरी माया को हमने अंडरस्टैंड किया। अब मुलाकात होगी अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार, इजाजत दीजिए मुझे जाने की। आज के लिए इतना काफी है। बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड विद मी, थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।